नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअली माध्यम से सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए। साथ ही आगामी 15 दिनों से लंबित शिकायतों का सकारात्मक निवारण भी किया जाए। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों ने पिछले 1 महीने से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है, उन अधिकारियों का यथाशीघ्र स्पष्टीकरण लिया जाए। बैठक के दौरान सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने वाले 7 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की। साथ ही सीएम ने सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैटबोर्ड का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद भी रहे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी की और क्या कुछ हिदायत भी दी है अधिकारियों को? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी इस समय दिल्ली दौरे पर है। लगातार जो है वर्चुअल माध्यम से चाहे उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें हुई है, तमाम चीजों का जायजा लेना हो, वो लगातार सीएम धामी कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने अधिकारियों के साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर की जो है वर्चुअल माध्यम से जो है समीक्षा की और उसमें अधिकारियों को इस सख्त निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से जो भी शिकायत आती है उन पर कार्रवाई की जाए, उनका संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ ही जो है अगर जो अधिकारी 1 महीने से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं कराया है, उनके लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से अपना जो है रजिस्ट्रेशन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर कराइए। और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश सीएम धामी ने कहीं ना कहीं दिए हैं कि जनता की समस्या जो है उनका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए और तत्काल गति से उनका जो है समय पर ही निस्तारण किया जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कई लोगों से बातचीत भी की है जो शिकायत करता थे। क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल विशाल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो है आम जनमानस से भी इस समय बात की है और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके अधिकारियों का क्या फीडबैक है, अधिकारी किस प्रकार से जनता के बीच रहते हैं, या जनता को जो है अपनी शिकायत या अपने काम को करवाने के लिए कितने चक्कर सरकारी दफ्तरों के लगाने पड़ते हैं, ऐसी तमाम बातें जो होती हैं वो उसको लेकर लगातार जनता से भी संपर्क साधा। और क्या समस्याएं इस समय प्रदेश भर में बनी हुई है, क्योंकि मानसून सीजन का आगमन उत्तराखंड में होने वाला है, ऐसे में क्या समस्याएं होती हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो है आम जनमानस से बात की और उनकी समस्याओं को जो है सुना और उस पर लगातार अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है हिमांशु इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि सीएम धामी ने मांगते हुए कहा है कि आपने क्या कार्रवाई की है, जो अधिकारी पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका क्या कारण रहे कि उन्होंने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। ऐसी तमाम बातें जो है उसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और जनता की समस्याएं का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मांगते हुए सीएम धामी नजर आए। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी झेलना पड़ा है। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति रही है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। साथ ही उन्होंने आने वाले मानसून सीजन का भी जिक्र किया और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। जो यहाँ के लोग हैं जो कार्यरत हैं भीमताल, भवाली में, अन्य जगह जो आते जाते हैं प्रतिदिन, उन्हें 8-8 घंटे के जाम में फंसकर अपने कार्यों पे जाना पड़ा और जो उन्होंने परेशानी झेली है, मेरी सारी सद्भावनाएं उनके साथ। और साथ ही साथ अब देखिए मानसून का सीजन आने वाला है, जो हेड है रकसिया नाले का जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं, अभी तक वो लंबित हैं। 10 करोड़ रुपए के हमने सड़क के प्रस्ताव भेजे, अभी तक लंबित हैं। भाजपा के विधायकों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। ऐसा पक्षपात कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि 2022 में बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर चुनाव हारी थी। अब की बार बीजेपी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधायक बिशन सिंह चुफाल से खास बातचीत की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक बिशन सिंह चुफाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव का दौर जारी है, ऐसे में आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है। किस तरह से देख रहे हैं आप उपचुनाव को, और क्या लग रहा है मंगलौर जहां तक आज तक भी भाजपा नहीं जीत पाई, क्या इस बार खाता खोल पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में तो 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती, और यहाँ पर भी हमारे जितने भी विधानसभा थी आपके पौड़ी जिले में सारे विधानसभा जीते। तो चमोली सीट में भी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीती वहाँ पर लोकसभा चुनाव। तो इसमें जो चमोली की सीट है उस सीट में उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पहले कांग्रेस में था, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। राजेंद्र भंडारी जी, उनके पक्ष में जनता बिल्कुल वातावरण बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वहाँ पर पार्टी विजयी हुई। दूसरे जो मंगलौर है, मंगलौर में वहाँ पर बसपा का भी प्रत्याशी है और कांग्रेस का भी है और भारतीय जनता पार्टी का। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 2 प्रत्याशी वहाँ पर मुस्लिम है, एक गुज्जर है। तो भारतीय जो वोटों के समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो जनता भी चाहती है कि भाई जिसकी सरकार है उसका आदमी भेजा जाए, तभी काम होगा। तो मंगलौर के क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन सर, जिस तरह से आप लोगों ने 5 लोकसभा सीटें जीती है, उससे पहले भी आपने लगातार 2 बार जीती, यानी कि 3 बार आपने हैट्रिक लगाई। तो इस बार प्रदेश में क्या माहौल भी नज़र आ रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो उत्तराखंड सरकार लोगों ने बनवाने की बात भी कही थी, और जिस तरह से देखा भी हमने कि 5 सांसद चुन करके भेजे। लेकिन अब जब विधानसभा का दौर है, क्योंकि 2022 की दोनों सीटें ऐसी हैं जिसको बीजेपी हार गई थी, तो क्या कुछ अलग रणनीति आप लोग सेट कर रहे हैं? देखो, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है अपना संगठन है, संगठन के माध्यम से ही हम लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। बूथ स्तर तक हमारे बिल्कुल कमेटी बनी है और पूरा विश्वास है कि बूथ स्तर से भी हम जीते, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी जीती। और केंद्र सरकार की जो योजना थी और प्रदेश सरकार के जो विकास जन कल्याणकारी योजना थी, जनता ने बिल्कुल लोकसभा चुनाव में इसमें मुहर लगाई। तो अब जनता ने जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला तो वो तो विकास के नाम से डाला, मोदी जी के नाम से डाला, और प्रदेश सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री सरकार के जो विकास कार्य है उस पर जनता ने मोहर लगाई। तो इस समय जो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी बिल्कुल विकास के नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्यक्रम किए हैं उस पर जनता बिल्कुल मोहर लगाई। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से जब लोकसभा चुनाव हुए तो तब हमने देखा कि कई गांवों ने मतदान का बहिष्कार किया, और उपचुनाव में भी सेम ऐसी कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। उपचुनाव का बहिष्कार लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों उनको सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, या फिर उसके लिए सरकार क्या कुछ काम कर रही है? देखो, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जी, विधानसभा में जो है लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। तो लोकल मुद्दों का समाधान तो सरकार ही करेगी, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको समाधान विधायक तो करेगा, अन्य तो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए उन समस्याओं का समाधान हल हो, इसलिए जनता ने भी मन बना रखा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान हल करेगी। अच्छा सर, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है और आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है चीज़ों को, और ऐसे में वो आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के चुनाव आयोग में भी गए थे, भाजपा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। किस रूप में आप देख रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, कांग्रेस ने तो रोज़ आरोप ही लगाते थे, नए नए आरोप लगाते थे। ये भी में भी आरोप लगाए उन्होंने, हर चीज़ में आरोप लगाए। तो फिर आरोप लगाए तो लोगों ने तो वो आरोप कहीं भी नकारा नहीं, सारे आरोप नकार दिए। तो अभी भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। जनता का ध्यान बांटने के लिए उसको
इस प्रकार से झूठे जो है जनता के बीच में वायदा करते हैं, झूठे वायदे के उससे ही जो भी सीटें मिली कांग्रेस को, विपक्षी को, उससे मिली है। लेकिन उनने कोई विकास के नाम से कोई उनका एजेंडा थोड़ी था, कोई एजेंडा नहीं था, केवल विरोध में बोलना था, झूठा बोलना था। जनता उस कई जगह पर इस प्रकार से गुमराह हो गई और उनको कुछ विपक्षी को वोट पड़ गई। अच्छा विधायक जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना संतुष्ट पब्लिक नज़र आ रही है आप लोगों से? बिल्कुल, सरकार बनी है तो इसमें जनता खुश है। अभी डबल इंजन की सरकार है और देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए भी है। भाई राष्ट्र हित सर्वोपरि है ना पहले के अंदर। जो राष्ट्र सुरक्षित, देश सुरक्षित है तो हम भी तो सुरक्षित हैं। आज किसके हाथों में है? नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। पूरे देश की जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तिबारा बने और विश्व भी चाहता था जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति, कुछ राष्ट्र जो है हमारे समर्थक हैं, कुछ जो पड़ोसी हैं वो नहीं थे, लेकिन अन्य राष्ट्र जो थे समर्थक वो चाहते थे कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और नेतृत्व करें, राष्ट्र का नेतृत्व करें। और ये सब लोगों ने इसलिए मोदी जी को वोट दिया। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन में आप लोग डटे रहते हैं, अक्सर देखने को भी मिलता है जिस तरह से आपके प्रदेश प्रभारी हैं वो लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं, हर विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नदारत हैं। क्या लग रहा है, क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर, जो फोकस कांग्रेस को भी करना चाहिए? देखो, कांग्रेस का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है। भाई संगठन के मैंने कह दिया हमारा बूथ स्तर तक का है मैनेजमेंट है। कांग्रेस तो अभी हवा में है ना। भाई कांग्रेस को लग रहा है कि भाई 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, उनको तो लग गया तो हमको तो क्या जो मिल गया। कांग्रेस उसी खुश में डूबी हुई है। कांग्रेस को तो इतना अहंकार हो गया कि हमको कैसे मिल गई सीटें। इसलिए कांग्रेस का तो मैंने कह दिया कि कोई मुद्दे ही नहीं है ना, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कोई मुद्दे है ही नहीं आते दिखाई। अच्छा विधायक जी, क्योंकि प्रदेश में हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि भू कानून की मांग लगातार उठ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक ये मामले पहुँचे हैं और अब हाल फिलहाल में फिर से ये मामले उठने लगे हैं। किस तरह से देख रहे हैं भू कानून कितना ज़रूरी है उत्तराखंड में? देखिए, भू कानून जरूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर मिले, नेपाल भी है, आपका तिब्बत चीन भी क्षेत्र लगा हुआ है, तो इस प्रकार से भू कानून होना जरूरी है। जिसको कैसा हो क्या हो इसको बैठ के तय किया जाएगा और उसमें पार्टी बैठेगी, मंत्रिमंडल बैठेगा, उसमें तय किया जाएगा कि किस ढंग का भू कानून हो। सर, जब आप पेयजल मंत्री थे तो कई जगह पर पानी की जो किल्लत थी उसको आपने दूर कराया, लेकिन प्रदेश में आज अब फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि पानी की किल्लत अब देखने को मिल रही है। क्या कुछ वजह मान रहे हैं इसके पीछे की? देखिए, इस समय जो लगा, एक तो गर्मी ज़्यादा बढ़ी, गर्मी के साथ साथ किल्लत का मेन कारण है पानी के स्रोत जो थे उसमें पानी स्रोत कम होना और सूख जाना। वो सूख जाने के पीछे कारण, कम होने के कारण है, वो कारण ये है कि लोगों ने पलायन कर दिया। जो खेतों में हम पहले पहाड़ में खेती करते थे, जुताई करते थे तो जुताई के अंदर पानी रिचार्ज होता था, रुपए लगाते थे, उसमें मेड़ लगाते थे, उसमें मेड़ लगाने पानी उसमें भरते थे, पानी रिचार्ज होता था। बंजर खेतों में आप ये घास को वो आप खोद के देखेंगे क्यों नीचे 1-2 इंच भी आपको नमी नहीं मिलेगी। बरसात का पानी जो होता है वो बिल्कुल ऊपर घास के ऊपर से नीचे से ज़मीन के अंदर नहीं, बिल्कुल रिचार्ज नहीं होता है। वो पानी रिचार्ज ही नहीं हुआ बरसात में तो स्रोत अपने आप स्रोत में कम है। इसलिए इसके लिए पुनः गाँव को लोगों ने जो खेती करनी पड़ेगी, गाँव के लोग जो बंजर खेत है उसको आबाद करना पड़ेगा। वहाँ पर जंगली जानवर बचने के लिए मोटे अनाज जो थे, मोटे अनाज की खेती करनी पड़ेगी, जड़ी बूटी की खेती करनी पड़ेगी, जिससे ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाएगी, पानी रिचार्ज करेगा। ये जरूरी था कि और कोई कारण नहीं। दूसरा जो चाल खाल बनने हैं उन चाल खालों का भी रख रखाव होना चाहिए, उसमें बरसात का पानी जाना चाहिए नाली का, तब तो पानी रिचार्ज होगा। ऊपर से बरसात का पानी गिर के उसमें गिरेगा तो कोई रिचार्ज नहीं होगा, उसमें कहाँ से पानी। ये हम लोगों ने उसको करने के लिए जो गधेरे होते हैं, गधेरे का बरसात का पानी होता है, वो पानी सीधे हमारे जो खाल है, चाल खाल, उसमें पहुँचना चाहिए, तब पानी रिचार्ज होगा। वो भी ऐसी जगह पाने में जहाँ पानी के स्रोत हमारे चिन्हित करने चाहिए पहले। वो चिन्हित के जगह ही ऊपर को उससे हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास
पेड़ भी लगने चाहिए चौड़ी पत्ती वाले, और चाल खाल भी बनने चाहिए, और उसका भी रख रखाव करना चाहिए। तो पानी की समस्या का समाधान उत्तराखंड में होगा, नहीं तो पानी की समस्या बनती जाएगी दिन पर दिन। अच्छा सर, एक विषय धामी कैबिनेट से भी जुड़ा हुआ है। कब माने कि इस धामी कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण कैबिनेट के जो पद हैं वो भी रिक्त हैं, और ऐसे में कई कई विभागों में काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से ऐसा भी लग रहा है कि प्रदेश में शायद विकास के कार्य उस गति से नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं आप लोग, और क्या सजेशन भी है आप लोगों के? ये तो पार्टी ने तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करना है कब। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो बिशन सिंह चौफाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार हमसे बातचीत कर रहे थे और तमाम विषयों पर हमसे उन्होंने बातचीत भी की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल के भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसानों का बीमा दिलाने और फसली ऋण पहले की तरह दिलाए जाने की मांग भी की है। साथ ही जिला अध्यक्ष राहुल छिबलवाल ने कहा है कि 2 साल से किसानों को बीमा कंपनी की ओर से आलू का बीमा नहीं दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए सीडीओ से बीमा का पूरा क्लेम दिलाने और फसली ऋण पहले की तरह देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। और सीडीओ साहब से बात करिए, हमारा सभी कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे जो पहाड़ के जो हमारे काश्तकार हैं और जिस तरीके से उनको हम लोग फसल बीमा दिलवाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके की इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो पिछली बार की जो नियम थे उसमें हम लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल का समय मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने जून 30 को इन्होंने इस कह दिया है कि भाई अपना जो है वो जमा करें, अन्यथा उन पर वो उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियम पिछली बार तक थे, जैसे किसानों को लाभ दिया जाता था, 1 साल में उनकी फसल होती है, तराई की तरह यहाँ पर नहीं होता है, पहाड़ों में 6 में 9 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो हम लोगों की मांग आज सीडीओ साहब से है कि जो नियम पिछले वर्षों तक थे वो यथावत किए जाएं, और अन्यथा जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे को इस मुद्दे को उठा करके, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम लोग इस मुद्दे। उधम सिंह नगर में एक महिला ने बीजेपी नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते आरोपी और उसके परिजन पीड़िता को धमका रहे हैं। साथ ही मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आज पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। सर वो वकील है और भाजपा के नेता है, और मेरे साथ उसने गलत काम किया है उसने। और फिर क्या किया आपने? शिकायत की थी पुलिस को? हाँ, मैंने पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पकड़ा था उसको, बस 24 घंटा का होता, लेकिन 24 घंटा नहीं रखा है। थोड़ी देर के पकड़ा, रात में इन्होंने छोड़ दिया। शाम तक हम घर गए, मेरे सामने रखा था, फिर छोड़ दिया। 24 घंटा में नहीं रखा उनको, तब की बात की फरारी है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा 2 दिन पहले दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है पुलिस ने। अब क्या मांग करते हो? अब मांग ये करती हूँ मैं, जिसको पकड़े। बाजपुर की लेवडा नदी की सफाई करवाने की मांग को लेकर वार्ड के कई लोगों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान लोगों ने जल्द कार्य पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि बीते साल मानसून के मौसम में ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी से बाजपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। वहीं सीएम धामी ने भी बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। और हर साल की तरह शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बार भी फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी तैयारी नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से चनकपुर वाला साइड है, जो पानी हमारा ऊपर से आता है ऊपर से आता है, मगर वहां तक की सफाई अभी नहीं कराई है। कि खाली एक खाना पूर्ति वाली एक बात हो गई है कि खाना पूर्ति करी है, ठीक है। क्योंकि पुलों का चौड़ीकरण, गहराईकरण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तक का एरिया पूरी तरीके से बेकार हुआ पड़ा है। अभी देखो बाढ़ सर पे है और आएगी पूरी तरीके से। बाजपुर फिर वही बहाल स्थिति में हुआ, एक दूसरे के ऊपर
बोला जाएगा और इसका जो दंश झेलेगी वो भाजपा की क्षेत्रीय जनता झेलेगी। वार्ड नंबर 3 झेलेगा, वार्ड नंबर 13 झेलेगा। बहुत बुरा हाल है। प्रशासन पूरी तरीके पर्वतीय जिलों में दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पहाड़ के तीनों जिलों में सड़क सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में चेकिंग के लिए स्पेशल टीमों का गठन भी किया है। साथ ही अल्मोड़ा जिले में चेकिंग अभियान में 568 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 48 वाहनों को सीज भी किया जा चुका है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और 4 ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत है। और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के चालान किए गए हैं अभी जून तक। ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज चमोली मंगलमय यात्रा के तहत कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने उमा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और एक होटल में धर्म सभा भी की। इस दौरान हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए हम चमोली का मंगल करना चाहते हैं, साथ ही सभी को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। प्रयाग शब्द है, ये बड़ा ही पवित्र शब्द है कि हमारा जो चमोली जिला है उसमें भगवान बद्रीनाथ जी हैं, इसमें ज्योतिर्मठ है, इसमें नरसिंह भगवान है और जाने कितने और भी आध्यात्मिक घनीभूतता के क्षेत्र हैं। पहले तो एक आध्यात्मिक घनीभूतता के क्षेत्र जागृत हों और दूसरे हम लोग विश्व का कल्याण मनाते रहते हैं, विश्व का मंगल हो, विश्व का मंगल हो। तो हमने सोचा कि विश्व का मंगल केवल सोचने से तो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि केवल सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं। सोचना और सोचने के अनुसार का प्रयास करना, दोनों करने से होता है। तो इसीलिए हमने सोचा विश्व तो बहुत बड़ा है, पहले उतना बड़ा लक्ष्य ले लेंगे तो शायद सफल नहीं होंगे, इसलिए पहले हम चमोली का मंगल करें। चमोली का मंगल अगर हो जाए तो फिर यही मॉडल बन जाएगा, इसी मॉडल पर फिर उत्तराखंड का, इसी मॉडल पर भारत का और इसी मॉडल पर फिर विश्व का मंगल हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।